नमस्कार, आप उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों का। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर जो बर्फबारी और बारिश के चलते ब्रेक लगा था, वो आज मौसम साफ होने के साथ ही खुल गया, जिसमें केदारनाथ की यात्रा भी आज सुबह 11 बजे से प्रारंभ हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार का यही उद्देश्य है कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की यात्रा सुगम हो सके। उसके लिए जरूरी है कि जिला प्रशासन और मौसम विभाग के दिए गए निर्देशों का पालन अच्छे तरीके से हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में भी सभी श्रद्धालुओं से सरकार यही अपील कर रही है कि जिला प्रशासन के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें और संयम बरतें, जिससे उनकी यात्रा सुगम और सुरक्षित हो सके। और चारधाम यात्रा चूंकि पिछले दिनों थोड़ा केदारनाथ जी की यात्रा बाधित हुई थी और भारी बर्फबारी पिछले एक महीने से लगातार होती रही है, उसके बावजूद भी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ी है। हालांकि बीच बीच में मैंने स्वयं भी अपील की थी, हमारे प्रशासन के लोगों ने भी अपील की थी कि मौसम ठीक हो जाए तभी वो यात्रा को आगे बढ़ाएं, यात्रा में आगे आएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में चार धाम आने वाले सभी श्रद्धालु तीर्थयात्री उनको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए अपील जारी की थी। लेकिन अब क्योंकि मौसम ठीक हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी यात्रा में आ रहे हैं, जितने भी श्रद्धालु देश विदेश से आ रहे हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि मौसम की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें और मौसम की जानकारी प्राप्त होने के बाद ही यात्रा को आगे। उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से बिना रोक टोक जमीन खरीद फरोख्त का काम चल रहा है। ऐसे में ऐसे व्यक्ति भी जमीन बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। वो जमीन को खरीद कर न सिर्फ स्थानीय लोगों को परेशान करते हैं, बल्कि उनकी वजह से आपराधिक घटनाएं भी बढ़ती हैं। और इसी को देखते हुए अब उत्तराखंड में जमीन खरीदना आपराधिक छवि वाले लोगों के लिए आसान नहीं होगा। दरअसल प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत प्रदेश में आपराधिक और असामाजिक तत्वों के लिए जमीन खरीदना अब मुश्किल हो जाएगा। राज्य के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से ये प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। प्रदेश में जो भी भूमि खरीदेगा उसकी पृष्ठभूमि की जांच भी की जाएगी। प्रदेश सरकार भूमि संबंधी कानून में इसका प्रावधान करने जा रही है। बता दें कि ये मामला कैबिनेट की बैठक में उठाया गया था, जहां मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों के सामने सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण का विषय रखा। देखिए, प्रदेश के अंदर लगातार इस प्रकार की बातें आती रही हैं कि कहीं ना कहीं अनेकों स्थानों से आकर जिनके पीछे का रिकॉर्ड की जानकारी भी नहीं होती है, किस प्रकार का उनका रिकॉर्ड रहा है, किस प्रकार की पृष्ठभूमि रही है, वो सब आकर उत्तराखंड के अंदर बसने लगे थे, जिसके कारण से कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति, यहाँ का जो शांत वातावरण है, उस वातावरण में कहीं ना कहीं कोई इस प्रकार का बिखराव जो दिखाई देता था, उसको ठीक करना, क्योंकि ये धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और देवों का केंद्र है उत्तराखंड देवभूमि। तो यहाँ पर जो भी जमीन खरीदे निकट भविष्य में, उसकी पूरी पृष्ठभूमि से लेकर सारा विस्तार से उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। एक मैनुअल बनाएंगे, उस मैनुअल के आधार पर जो उस पर फिट बैठेगा उसको। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इको टास्क फोर्स को सौगात देते हुए बुलेरो गाड़ियां और मोटरसाइकिल प्रदान की हैं, जिसे मुख्यमंत्री ने गढ़वाल राइफल्स के इको टास्क के कार्यालय पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि उत्तराखंड बागवानी विभाग ने 2 बुलेरो पिकअप और 10 मोटरसाइकिलें 127वीं इको टास्क फोर्स को सौंपी हैं। वहीं इन 10 मोटरसाइकिलों और 2 बुलेरो पिकअप का सीएम धामी की ओर से फ्लैग ऑफ किया गया। इस दौरान अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने इको टास्क फोर्स के प्रयासों की सराहना की और पर्यावरण की रक्षा के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। बता दें कि 127वीं इको टास्क फोर्स दूरदराज के इलाकों में काम करती है और अवैध खनन, अवैध शिकार और वनों की कटाई को रोकने में सहायक रही है। इको टास्क फोर्स पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में और
पौधारोपण के क्षेत्र में, वृक्षारोपण के क्षेत्र में लगातार काम करती है। इससे कहीं ना कहीं पर्यावरण का संरक्षण भी होता है, संवर्धन भी होता है, और जो हमारी आबोहवा है उसको और शुद्ध करने में, पर्यावरण को अच्छा बनाने में इको टास्क फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है। और आज इस प्रकार से उनको बोलेरो और मोटरसाइकिल मिल गई हैं, तो उससे निश्चित रूप से उनकी जो क्षमता है वो बढ़ेगी, काम करने की जो तीव्रता है और बढ़ेगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने में, उत्तराखंड की आबोहवा को, यहाँ के पर्यावरण को संरक्षण में, पौधारोपण के क्षेत्र में लगातार काम करेंगे और अपने साथ साथ सभी को कहीं ना कहीं शुद्ध पर्यावरण देने का काम करेंगे। देखिए, इको टास्क फोर्स पिछले 40 वर्षों से पर्यावरण के क्षेत्र में एक बहुत ही सराहनीय काम कर रहा है। अगर आपको ध्यान होगा, पहले मसूरी के पहाड़ बिल्कुल नंगे हो गए थे, सफेद दिखाई देते थे। जब से इको टास्क फोर्स ने काम करना शुरू किया, क्योंकि मैं लगातार इससे जुड़ा हुआ हूं, आज जो हर जगह हरियाली दिखाई देती है उसका श्रेय जाता है तो इको टास्क फोर्स के जाता है। और क्योंकि मैं गढ़वाल राइफल का एक पुरुष सैनिक हूं, मैं एक कार्यक्रम में जब मुझे रेजिंग पर यहाँ पर बुलाया गया तो यहाँ के जवानों द्वारा मुझसे मांग की गई कि जोशी जी, हमें 2 बोलेरो और मोटरसाइकिल चाहिए, क्योंकि विधायक एमएलए फंड खत्म हो चुका था। कहते ना, वे इज ए विल देयर इज अ वे। तो आदमी की कुछ करने की इच्छा होती है तो रास्ते ढूंढता है। मैंने हीरो होंडा के लोगों से बात की और आज CSR के माध्यम से कम 40 लाख की, क्योंकि हमें 1 लाख से ऊपर की एक मोटरसाइकिल है और लगभग 15 की गाड़ियां हैं, ये हमें उपलब्ध की गई है। और इससे जो इको टास्क फोर्स जो काम कर रहा है उस काम में गति आएगी। और मैंने इनको भरोसा दिलाया है कि एक पुरुष सैनिक होने के नाते, यहाँ एक और मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, उससे पहले मैं एक पुरुष सैनिक भी हूँ और मैं हर मंच पे कहता हूँ कि मैं पुरुष सैनिक हूँ। अभी एक निजी टीवी के चैनल मुझसे पूछने लगे, जोशी जी, आपके लिए मंत्री पद ज्यादा बड़ा है या पुरुष सैनिक? तो मैंने कहा पुरुष सैनिक। मंत्री तो टेम्परेरी है, पुरुष सैनिक तो मैं जीवन भर रहूंगा। और आज मैं अपने जवानों के लिए। धामी सरकार के कैबिनेट के बाद उत्तराखंड के युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में रोजगार सुनिश्चित कराने के लिए प्रयास कर रही है। विदेशों में नर्सिंग, फिजियोथेरेपिस्ट, योगा, हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर में उत्तराखंड के युवाओं के लिए सरकार प्रयास कर रही है। दरअसल धामी सरकार अब उत्तराखंड के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देने के साथ ही विदेशी भाषाएं भी सिखाएगी और विदेश जाने का खर्च भी वहन करेगी। इसे लेकर बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार के इस फैसले का चारों तरफ स्वागत हो रहा है। उत्तराखंड के युवाओं में इस फैसले को लेकर एक नई उम्मीद जगी है। इसके लिए वीरेंद्र बिष्ट ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं की सोच रखने वाले मुख्यमंत्री धामी का जो प्रयास है वो उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ सकारात्मक संदेश भी देता है। राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने राज्य के जो नौनिहाल हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, जो छात्र हैं, जो रोजगार की तलाश में हैं, ऐसे लोग जो विदेश भी जाना चाहते हैं, उन लोगों को विदेश भेजने के लिए, सरकारी सहायता देने के लिए एक निर्णय लिया है कि अब हमारे प्रदेश के ऐसे सभी होनहार छात्र जो योगा के क्षेत्र में, हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में विदेश में जाकर रोजगार करना चाहते हैं, तो ऐसे सभी लोगों को सरकार प्रोत्साहन करेगी। इस निर्णय से उत्तराखंड राज्य के युवाओं में, छात्रों में उत्साह का माहौल बना है और सभी मुख्यमंत्री जी के इस फैसले से। रुड़की के पिरान कलियर दरगाह साबिर पार्क की मेले वाली भूमि पर जमीन बचाओ समिति लंबे समय से लड़ाई लड़ती आ रही है। उत्तराखंड वर्क बोर्ड चेयरमैन शादाब शम्स का एक बयान इसी भूमि के पक्ष में आया है, जिसको लेकर दरगाह क्षेत्र के लोगों में एक उत्साह देखने को मिला। शादाब शम्स के बयान को लेकर दानिश एडवोकेट सभासद नगर पंचायत पिरान कलियर ने बताया कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन शादाब शम्स के बयान से एक उम्मीद जगी है कि अब दरगाह की मेले वाली भूमि बचाई जा सकती है।
मामला 1975 से चलता आ रहा है और जब से पता नहीं कितने वक्फ बोर्ड चेयरमैन रहे, पर जितने एक्टिव होकर आज का वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड चेयरमैन इस मामले में लगे हुए हैं, आज तक कोई नहीं लगा। पहली बार वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने साबरी जमा मस्जिद में खड़े होकर कहा कि आप सज्जादे हैं, आप खादिम और मालिक एक वक्त पे नहीं हो सकते, या तो खादिम रहिए या मालिक रहिए। अगर आपको सज्जादे बनना है तो इस मुकदमों को वापस लीजिए, वरना हम आपके दुश्मनों की लिस्ट में खड़े होंगे। उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें साफ किया कि अगर मैं साबिर पाक की ज़मीन भी नहीं बचा पाया तो मैं वक्फ बोर्ड के पद से इस्तीफ़ा दे देता हूँ। मैं चेयरमैन साहब को कहना चाहता हूँ कि आपके पीछे कलियर का हर आवाम खड़ी है, साबिर पाक के सभी मानने वाले खड़े हैं, आप किसी भी बात की टेंशन ना लें। 10,000 लोग नहीं, 1 लाख लोग अपने हाथ से हस्ताक्षर करके, अपने खून से हस्ताक्षर करके लेटर लिखने को तैयार हैं प्रधानमंत्री को। हम आपके नेतृत्व में आपके पीछे खड़े हैं, आप आगे चलिए। हम जहाँ भी अगर हमारे खून की आवश्यकता पड़ेगी तो हम खून देंगे। यहाँ के सो कॉल्ड सज्जादे हैं जो अपने आप को सज्जादे कहते हैं, उनका ऑन रिकॉर्डेड बयान है उनके बड़ों का। उन्होंने कहा कि हमारी तन पे जो कपड़े हैं वो भी साबिर पाक के हैं, और वो खुद अपने आप को सज्जादे कहते हैं, खादिम कहते हैं, गुलाम कहते हैं दरगाह साबिर पाक के। और सरकार मखदूम पाक के खिलाफ ही मुकदमा लड़ रहे हैं और इन्हीं की ज़मीन को हथियाना चाह रहे हैं। पहली बार वक्फ बोर्ड इतना आक्रामक तरीके से बल्लेबाजी कर रहा है और मुझे उम्मीद है जिस आक्रामक तरीके से वो खेल रहे हैं, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस बार चेयरमैन साहब इस ज़मीन को बचाएं। 2014 से हम इसमें लड़ाई को लड़ रहे हैं। इन्होंने आगे ये बताया था कि हम सुप्रीम कोर्ट से इस ज़मीन को जीत आए। हमारा ये कहना था कि तुम सुप्रीम कोर्ट से नहीं जीतते। इस बात को क्लियर डीएम साहब ने कर दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट और या हाई कोर्ट से नहीं जीत का है, ये मामला अभी यही है। और रही चेयरमैन साहब की बात, मैं तो ये कहूँ कि जैसा चेयरमैन वो मिला है, अल्लाह उनकी उम्र में दराज करे और उन्हें हौसला अफजाई दे इस बात का। और हम सब लोग उनके साथ हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य करे है। हमें भी लग रहा है कि अब ये ज़मीन बच जाएगी, हमें ये लग रहा है। ये आया है कि अगर मैं इस ज़मीन को ना बचा सका या यहाँ के कार्य जो है उन्हें नहीं सुधार पर ला सका तो मैं चेयरमैन से ही इस्तीफ़ा दे दूंगा। ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में उनके, और हमारा उनके हमेशा तन मन धन से साथ है हम उनकी। जो हाँ भी हमारी ज़रूरत पड़े, कहीं हमारी ज़रूरत पड़ो, खून की ज़रूरत पड़ो, पैसे की ज़रूरत पड़ो, हम हर रुख उनके साथ में हैं। जो मेला भूमि है दरगाह साबिर पाक की मेला भूमि है, जिसमें अभी मुकदमे चल रहे हैं, तो इसमें जब से सादात समझी आए हैं, इसमें इतनी जान डाल दी है इन्होंने कि अब लग रहा है कि दरगाह साबिर पाक की ज़मीन रहेगी। और जो सादात समझी ने कहा है कि कलर की जो जनता है, कलर की एक एक जनता और जो जनप्रतिनिधि उनके साथ हैं, कि जो कलर की जनता है कह रहे हैं खून से लेटर लिखने के लिए, एक बार उनका इशारा हो जाए, खून से लेटर नहीं, हम उनको खून में। काशीपुर में पुरानी रंजिश के चलते एक सब्जी व्यवसायी ने पूर्व पार्षद विपिन शर्मा उर्फ पप्पी के सर पर फावड़े से वार कर दिया। इस हमले में पूर्व पार्षद अचेत होकर सड़क पर गिर पड़े, जिन्हें गंभीर हालत में राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया, लेकिन यहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उधर घटना की खबर मिलते ही पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गई और घटना की जानकारी जुटाई। बताया जा रहा है कि सब्जी व्यवसायी टेकचंद की पप्पी से किसी बात को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसके कारण उसने इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि इस हमले के बाद आरोपी ने खुद ही कोतवाली पहुंचकर सरेंडर कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। देखिए, ये कानून ज्ञान मोहल्ले की बात है। यहाँ पे पूर्व पार्षद अध्यक्ष जो विपुल शर्मा जी थे, वो यहाँ के निवासी हैं। यहीं पे एक टेकचंद नाम का व्यक्ति भी रहता है, और अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस कारण से टेकचंद ने विपुल शर्मा जी के ऊपर हमला किया है, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि उसने उनके ऊपर फावड़े से हमला किया, जिससे कि वो गिर गए और वो अचेत हो गए थे। अभी डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है। टेकचंद ने उसके बाद से यहाँ से फावड़े के साथ थाने में पहुँचा था, उसको हमने अभी पकड़ करके अभी रचा में रखा है, उससे पूछताछ भी कर रहे हैं और देखते हैं कि ये किन परिस्थितियों में उनके ऊपर हमला किया है। परिजनों के आने के बाद उनसे भी पूछताछ करके तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत करके इसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। क्या हुआ, क्या मामला? देखिए, कटोरा ताल चौकी क्षेत्र में मोहल्ला कानून ज्ञान में अभी एक सूचना आई है कि एक पूर्व पार्षद है जिनकी हत्या कर दी गई है। हत्या किन कारणों से हुई है और क्या हत्या किस तरह से हुई है, ये अभी इस पर जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। किसका नाम, मतलब क्या नाम आ रहा है, क्या कहाँ है वो बंदा, कितने लोग थे और किस? देखिए, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से इसमें विवाद का मामला सामने आया है। ये क्या विवाद है, अभी इसकी जाँच पड़ताल की जा रही है और इसमें जल्दी ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हत्या किस चीज़ से करी? हत्या को लाठी से करना काटना बताया जाए। वहीं कोटद्वार में एक 45 वर्षीय शख्स ने धारदार हथियार से अपना गला रेत दिया।
घायल अवस्था में इस शख्स को बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार हल्द्वानी के रहने वाले 45 वर्षीय तारा दत्त पांडे ने कौड़िया इलाके में आत्महत्या का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस ने उसे रेल की पटरियों से उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। जो इमरजेंसी सेवाएं दे रही हैं डॉक्टर से मेरी बात हुई। पता लगा कि करीब 45 वर्ष की उम्र के एक अधेड़ व्यक्ति आए हैं इमरजेंसी में। तारा दत्त पांडे जिनका नाम है, हल्द्वानी के रहने वाले हैं और 45 वर्ष की उम्र लगभग प्रतीत होती है। उनके ऊपर मल्टीपल वुंड्स हैं, गर्दन में भी हैं और हाथों पे भी हैं। अभी डॉक्टर साहब उसका एग्जामिनेशन कर रही हैं, ट्रीटमेंट दे रही हैं। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी है और ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी सारी बातें डिटेल में जब सामने आएंगी तो आपको उसकी सूचना दे दी जाएगी। ये अभी हमारे चौकी इंचार्ज हैं, बाजार चौकी इंचार्ज, उनकी एक सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति घायल अवस्था में कौड़िया के पास रेलवे ट्रैक पे पड़ा है। तो हमारी वो पुलिस वहाँ पे गई, उनको लेके आई और चूंकि थोड़ा संदिग्ध सा मामला लग रहा था और चोट उनके गले में थी, जैसा किसी शार्प चीज़ से कट का निशान उन्होंने बताया, तो इमीडिएट हमने एसडीएम जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनको इन्फॉर्म किया। और अच्छी बात है यहाँ प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट मिला। डॉक्टर जो इमरजेंसी में डॉक्टर उनसे हमारी बात हुई, वो आउट ऑफ डेंजर हैं अभी। और ड्यूरिंग इन ट्रीटमेंट जो उन्होंने बताया, अपना नाम तारा दत्त पांडे बताया है। बाकी चीज़ें जैसा आगे हम पूछताछ कर पाएंगे, जब वो स्टेबल होंगे, बात करने की स्थिति में होंगे तब। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर में ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर पर। देवाल ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू एक बार फिर से विवादों के घेरे में हैं। इस बार विकासखंड के ही वरिष्ठ सहायक ने उन पर गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्होंने थाना थराली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। मिली जानकारी के मुताबिक वरिष्ठ सहायक हरविनय गोसाई सुबह जब विकासखंड कार्यालय पहुंचे तो ब्लॉक प्रमुख देवाल दर्शन दानू खंड विकास अधिकारी की कुर्सी पर बैठे हुए थे, जिसका विरोध वरिष्ठ सहायक हरविनय गोसाई की ओर से किया गया। आरोप है कि इसके बाद देवाल प्रमुख की ओर से वरिष्ठ सहायक के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई, जिसके बाद कर्मचारी संघ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजते हुए देवाल प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उधर इस मामले में सफाई देते हुए देवाल प्रमुख दर्शन दानू ने कहा कि खंड विकास अधिकारी की कुर्सी पर बैठने का केवल वरिष्ठ सहायक की ओर से बहाना बनाया जा रहा है, जबकि खंड विकास अधिकारी और उनके बीच की आपसी समझ है। कभी वो खंड विकास अधिकारी की कुर्सी पर बैठते हैं तो कभी खंड विकास अधिकारी उनकी कुर्सी पर बैठते हैं। काशीपुर में 2 मई को आवास विकास निवासी राजकौर ने कोतवाली में सूचना दी थी कि 1 मई को महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानो को एक संदिग्ध अवस्था में मिली गर्भवती नाबालिग किशोरी को सौंपा गया था। इसके बाद सायरा बानो ने तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए इसकी सूचना पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं रेंज को दी थी, जिस पर कुमाऊं रेंज ने तुरंत काशीपुर पुलिस से संपर्क कर मामले की जांच करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने नाबालिग से पूछताछ की। वहीं अब इस मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने बताया कि शकील, सलीम और ड्राइवर विजय नाबालिग को काम दिलाने के बहाने से बहला फुसला कर लाए थे और फिर गुड़िया और पूजा को बेच दिया था। इसके बाद ये लोग पीड़िता को तरह तरह से प्रताड़ित करने लगे और पीड़िता से जिस्म फिरोशी का धंधा कराने लगे। विरोध करने पर नाबालिग किशोरी को ज्योति को बेच दिया गया, जिसने नशे का इंजेक्शन देकर नाबालिग से धंधा कराया। इसके बाद पुलिस ने तमाम सबूतों के आधार पर रेहान और गुड़िया को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। किसी व्यक्ति के द्वारा एक पीड़िता के संबंध में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष जो सायरा बानो मैम है, उनको सूचना दी गई थी एक पीड़िता के संबंध में। उन्होंने हमारे आईजी रेंज महोदय से संपर्क किया। महोदय के आदेश पर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर हमने तत्काल एक टीम बनाई। तो पीड़िता से बात करने पर जो पता चला
कि ये नाबालिग लड़की है। तो इसको मुरादाबाद के एक सलीम नाम के व्यक्ति ने उसके माँ बाप को प्रलोभन दे करके कि इसको नौकरी दिलाएंगे और अच्छा जीवन यापन करेगी और आपकी भी मदद करेगी। ये लेके आते हैं मुरादाबाद और ले आने के बाद इस लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं। करने के बाद फिर वो मुरादाबाद के ही रहने वाले, जो कि वर्तमान में अभी काशीपुर में रह रहा है, रेहान और की पत्नी जो गुड़िया है उसके को ये लोग बेच देते हैं। बेचने के बाद फिर इनके द्वारा उस लड़की के साथ जगह जगह इमोरल एक्टिविटी कराई जाती है। उसके बाद से फिर रेहान के द्वारा इस लड़की को चंडीगढ़ में कोई एक महिला है उनको बेचा जाता है। बेचने के बाद फिर ये लड़की जा कर के चंडीगढ़ में बहुत दिन तक इसके शारीरिक शोषण किया गया। इसी बीच में जब लड़की की तबीयत खराब होती है तो चंडीगढ़ से फिर ये ले आकर के और इसको काशीपुर में छोड़ देते हैं। उसी में फिर ये पीड़िता किसी लड़के के संपर्क में आई थी जिन्होंने सूचना दी है। इसकी सूचना पे अभी चूँकि पीड़िता की तबीयत बहुत अच्छी नहीं है और इसको हमने अस्पताल में एडमिट करा रखा है। प्राथमिक तौर पर जो पूछताछ में 6 नाम आए हैं, हमने 6 को अभियुक्त बना करके मुकदमा लिखा है 363, 366 ए और इसके अलावा 372, 373, 330, 504, 506 IPC में सभी गंभीर अपराध की धाराएं हैं। और इसमें जो 2 पति पत्नी हैं, रेहान और गुड़िया, इनकी हमारे द्वारा अरेस्टिंग की गई है। बाकी जो 4 हैं उनके लिए भी हमारी टीमें दबिश दे रही हैं। लड़की की स्वास्थ्य ठीक होने पे कई जगह उसके द्वारा केवल नाम बताया जा रहा है। हो सकता है इन लोगों ने अलग अलग नाम बदल के रखे होंगे, वो उसी टाइप का नाम बता रही है। तो उन जगहों पे लेकर के लड़की का ये कहना है कि मैं थोड़ा स्वस्थ हो जाऊंगी तो मैं पुलिस टीम को ले जा करके और मैं बताऊंगी कि किन किन जगहों पे ले जाके मेरे से ये तरह के दुष्कर्म कराया गया और पैसे में मुझे बेचा गया। तो जो लोग भी इसमें प्रकाश में फर्दर आते रहेंगे, हम सबकी अरेस्टिंग इसमें सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त चूँकि यह एक गैंग के द्वारा ऑपरेट किया जाना प्रतीत हो रहा है, जिसमें कोई एक व्यक्ति मुरादाबाद जो कि बिहार से लड़कियां ला रहा है, फिर वो इसके द्वारा यहाँ पे दिया गया, इसी तरीके से इनके द्वारा चंडीगढ़ को दिया गया। तो इसमें जो लोग भी हैं, हम जो नए नए तथ्य आते रहेंगे और इसमें और लड़कियां अगर पीड़ित होंगी, वो भी अगर आती हैं तो हम अन्य अपराध भी पंजीकृत करेंगे और इनमें गैंगस्टर की भी कार्रवाई। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में लगा नुमाइश मेला आम जनता के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ मेले में लगी झूलों में छोटे बच्चों के साथ ही महिलाओं की ओर से भी लुत्फ उठाया जा रहा है। बता दें कि यहाँ ऊंट की सवारी बच्चों की पहली पसंद बनी हुई है। इस मौके पर आयोजकों ने बताया कि मेले में आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए हर कोने में CCTV लगाए गए हैं ताकि शरारती तत्वों की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। मैं बताना चाहूंगा किच्छा नगर वासियों के लिए इंदिरा गांधी खेल परिसर के अंदर हमने एक नुमाइश का आयोजन किया है। उस नुमाइश के अंदर एक ही छत के नीचे हमारे घर के आवश्यकता से की तमाम वस्तुएं सस्ता से सस्ता रेटों पे उपलब्ध है और साथ साथ मनोरंजन के लिए झूले जैसे कि बड़े झूले, ब्रेक डांस, नाव, ड्रैगन, राजस्थान की ऊंट की सवारी, ऐसे ऐसे तमाम मनोरंजन की सामग्री उपलब्ध है। साथ साथ खाने पीने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन की भी व्यवस्था है। साथ साथ सबसे बड़ी बात है, हमारे किच्छा नगर वासियों के लिए मेले में सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर कोने कोने पे CCTV कैमरे लगा के निगरानी रखी गई है। साथ साथ हमारे वॉलंटियर भी हर चप्पे चप्पे पे निगरानी कर रहे हैं और विशेष रूप से किच्छा नगर वासियों के लिए हमने दूर दूर से जैसे कि राजस्थान की सूट, बच्चे के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक की आइटम, ऐसे तमाम वस्तुएं एक ही छत के नीचे अच्छे से अच्छे। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के ढडेरी गांव के तालाब में बीते रोज मगरमच्छ दिखने के कारण दहशत का माहौल बना हुआ था। मगरमच्छ किसी को नुकसान पहुंचाए इससे पहले ही ग्रामीणों की ओर से वन विभाग से मगरमच्छ को पकड़ने की गुहार लगाई गई थी। उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ने के लिए तालाब में एक जाल बिछा दिया था। बता दें कि बीती शाम इस जाल में मगरमच्छ फंस गया है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को निकालकर दूर जंगल में छोड़ दिया। जहां एक तरफ धामी सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए विदेश भेजने की बात कह रही है, तो वहीं धामी सरकार के इस फैसले पर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महारा दसोनी ने कहा कि एक तरफ हो रहे घोटालों पर आप नकेल नहीं कस पा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों का आप कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से युवाओं का भरोसा लोक सेवा आयोग से उठ चुका है और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से उठ गया है, उसको आप
पुनः स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के युवाओं को आप लाठियों से पीटने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब आप युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने का सपना दिखा रहे हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब आप उत्तराखंड में ही युवाओं को नौकरी दिलाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, तो विदेश में नौकरी दिलाने का जो ये सपना आप दिखा रहे हैं, इसका क्या आधार है? विदेश के अंदर ऐसा कौन बैठा है जो उत्तराखंड के युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देगा? वो भी पारदर्शिता के साथ उजागर होना चाहिए। धामी जी मजाक कर रहे हैं क्या प्रदेश के युवाओं के साथ? एक तरफ तो यहाँ हो रहे घोटालों पर आप नकेल नहीं कस पा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों का आप कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, जिस तरह से भरोसा यहाँ के लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा आयोग से उठ गया है युवाओं का, उसको रीइंस्टेट या पुनर्स्थापित आप नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के युवाओं को लाठियों से आप पीटने का काम कर रहे हैं और अब सपना दिखा रहे हैं आप विदेश में नौकरी दिलाने का। जब यहाँ उत्तराखंड राज्य में आप नौकरी नहीं दिला पा रहे हैं तो विदेश में नौकरी दिला। आपड़ू उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।